जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखर कोचिंग क्लासेस में। तो YouTube पे ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है वो एक एजुकेशनल बेस्ड चैनल है, जिसमें आप सबको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, जहां पे हम मैथ्स और साइंस को बड़े ही मजेदार और आसान वे में समझेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे इस चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे मैथ्स और साइंस की। और वे बच्चे जो अभी रेगुलर क्लास में हैं 6वीं से 12वीं तक के, वे भी चैप्टर वाइज मैथ्स और साइंस के वीडियो यहां से प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है वो यहीं से शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि गणित क्या है, कहां से इसको पढ़ना शुरू करें कि आसानी से हमें गणित समझ में आ सके। क्योंकि ज्यादातर लोगों को गणित से प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को तैयारी करने का, गणित को पढ़ने का सिस्टम जो है वो पता नहीं होता। तो चलो जानते हैं गणित क्या है। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ गणित क्या है, तो उसने कहा कि गणित एक बीमारी है जिसके कारण बहुत से बच्चों के सिर दर्द होता है, और यह बीमारी तभी दूर होती है जब हम 10वीं पढ़ के 11वीं में चले जाते हैं और वहां पे जाके आर्ट्स या फिर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। तो मैंने भी कहा बहुत अच्छे बेटे, तुमको बिल्कुल 100 में से 125 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये तो है मजाक की बात। चलो जानते हैं गणित है क्या चीज। तो गणित का अर्थ है गणना से संबंधित विषय, अर्थात गणना से संबंधित विषय को ही हम गणित कहते हैं। अब ये गणना क्या है? तो गणना का सामान्य अर्थ है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ये तो सब जानते ही होंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। लेकिन ज्यादातर जो हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखे रहते हैं वो सामान्य संख्याओं के साथ तो सीखे रहते हैं, जबकि संख्याएं एक ही प्रकार की नहीं होती। संख्याएं बहुत सारी है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, बीजी संख्या, बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं। जब इन संख्याओं को हम, सभी प्रकार की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीख जाएं तो कह सकते हैं हमें गणित कुछ हद तक आता है। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या है, और इनके साथ गणना कैसे किया जाता है, कौन कौन से रूल है जो इनके गणना में यूज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले गणित क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, गणना से संबंधित विषय को गणित कहते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, गणना से संबंधित विषय को ही गणित कहते हैं। उसके बाद चाहे तो गणना का भी परिभाषा लिख लेंगे। गणना किसको कहेंगे? तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की जो संक्रिया है उसे ही सामान्य तौर पर हम गणना कहते हैं। लेकिन अब ये गणना करें तो करें किसके साथ? तो गणना करते हैं संख्याओं के साथ। अब यहां पे हम लोग एक एक करके जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, उसके साथ गणना कैसे करना चाहिए। फिर देखेंगे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या है ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को गिनती करने के लिए जब हम संख्याओं का उपयोग करते हैं, तो जिन जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे अगर हम आपके सामने कुछ चीज रख दिया जाए और उसे गिनने को बोले,
तो आप गिनती हमेशा अगर शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, शून्य से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि सामने में कोई चीज है तो ये शून्य है तो बोल नहीं सकते। प्रारंभ करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये 1 चौक है। अगर 2 रहेगा तो बोलेंगे 2 चौक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो गिनती के लिए ही जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये प्रारंभ तो होते हैं 1 से, लेकिन अगर हम लोग इस गिनते जाएं, गिनती करते जाएं किसी चीज की, तो ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनती अगर आपको गिनने को बोल दिया जाए तो कहां तक गिन सकते हैं। तो गिनती कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम बचपन में देखते थे, अपने दोस्तों के साथ में बात करते थे कि आसमान में कितने तारे हैं, तो तारे गिनना चालू करते थे 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद देखते ही देखते बहुत सारे तारे हमें नजर आने लगते थे, तो उन सभी तारों को हम गिन नहीं पाते थे। वैसे ही बोल देते थे कि बकरी के शरीर पे कितना बाल है बताओ। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको अगर हम लोग गिनना चालू करें तो थक जाएंगे, कभी गिन नहीं पाएंगे। मतलब गिनती जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक, इसलिए प्राकृत संख्या जो है वो आरंभ होता है कहां से, तो याद रखेंगे 1 से आरंभ होगा। आगे ऐसे कई संख्याएं मिलेंगे 2 3 डैश डैश डैश, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे। ये कहां तक जाएंगे, तो बोलेंगे अनंत तक जाएंगे। अनंत तक मतलब ऐसा, ये जो संख्याएं हैं उसका कोई अंत नहीं होता है, तो इसी को बोल देते हैं अनंत। और ऐसे दर्शा देते हैं जिसका कोई अंत ना हो, उसे बोल देंगे अनंत। तो आप समझ आ गया होगा आप लोगों को कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे। गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। और साथ ही साथ चूंकि प्राकृत संख्या को n से दर्शाए नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इनका जो समूह है उसको हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। ये याद रखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल N से। ध्यान यहां पे ये रखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के जो समूह हैं उसमें शून्य का उपयोग नहीं है और ना ही ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग है, क्योंकि किसी भी संख्या को गिनने के लिए हम लोग शून्य का उपयोग नहीं करेंगे, ना तो ऋणात्मक संख्या जो है उनका यूज करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद दूसरा संख्या लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। तो क्या है पूर्ण संख्या या होल नंबर? बहुत सरल है। जो हमने ऊपर प्राकृत संख्या पढ़ा उसके समूह में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो इसे ही हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। अर्थात बाकी सब संख्या तो वैसे ही रहेगा, एक्स्ट्रा में आएगा सिर्फ शून्य। देखो, शून्य के बिना ये अपूर्ण था और शून्य को अगर शामिल कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि शून्य का जो खोज है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। तो पूर्ण संख्या कब होता है, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। अर्थात प्राकृत जो पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से प्रारंभ होंगी, आगे बढ़ेंगी 1 2 3 डैश 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 और कहां तक जाएंगे, तो अनंत तक। अब ये जो है वो बन गया पूर्ण संख्या का समूह। इसको शॉर्ट में हम दर्शा सकते हैं W से, क्योंकि होल नंबर उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, W, इसलिए पूर्ण संख्याओं के समूह को W से व्यक्त करते हैं और ये शून्य से लेकर अनंत तक जाती है। आ रहा है समझ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेते हैं पूर्णांक
संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीग्रल नंबर, या इसी को इंटीजर भी बोल देते हैं। पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या है? तो देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में जब हमने शून्य को शामिल किया तो वो कहलाने लगा पूर्ण संख्या, और अब अगर पूर्ण संख्याओं का जो समूह हमें प्राप्त हुआ है, यदि उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो वही कहलाता है पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक, पूर्णांक संख्याओं का जो समूह होता है उसको i से दर्शाएंगे, इंटीग्रल नंबर। अब i जो है इसमें बहुत सारे इसका शुरुआत कह नहीं सकते कि कहां से होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाएंगे और धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी। तो इसमें बीच में शून्य होगा और इसके राइट साइड सभी धनात्मक संख्याएं होंगे और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होंगे, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऐसे आगे और भी संख्याएं होंगे। तो ये है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, और ये है प्राकृत संख्या। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब जानते हैं कि इनका गणना कैसे किया जाता है, अर्थात इन संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग कैसे किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अगर करना हमें आता है तो हम कह सकते हैं गणित कुछ हद तक आता है। तो चलो देखते हैं कि इन संख्याओं के साथ गणना कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे गणना में जोड़ना। देखिए, अभी तक हमने जो संख्या देखा है उसमें कई प्रकार के संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में, जिनमें कुछ ऋणात्मक, कुछ धनात्मक, तो कुछ शून्य। तो इन सभी संख्याओं का जब हम गणना करते हैं तो वहां पे कुछ बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा संख्या ऋणात्मक है, कौन सा संख्या धनात्मक है, शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, घटाएंगे या भाग करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे गणना के अंतर्गत। चलो देखते हैं कि जोड़ना क्या है। अब जोड़ना तो सबको ही जानते ही हैं, बस हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि संख्याएं जो है, कोई भी संख्या कब कब जुड़ता है और जब जुड़ता है तो उनके चिन्हों में क्या अंतर पड़ता है। तो देखिए, कोई भी संख्या दो कंडीशन में आपस में जुड़ेंगे। यदि पहला, दोनों के दोनों संख्या धनात्मक हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक संख्या 4 और एक संख्या धन 3। यहां पे देख सकते हैं 3 के पहले धन चिन्ह है, तो 3 तो धनात्मक है, और कभी किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तब वो संख्या भी धनात्मक ही होता है। तो यहां पे कह सकते हैं 4 और 3 दोनों कैसे हैं? धनात्मक। तो दो धनात्मक संख्याओं को अगर हम लोग रख दें तो वे आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उनका जो आंसर होता है या योगफल होता है वो भी धनात्मक प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि 4 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा 7। ये तो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन, कब जुड़ेंगे दो संख्या? तो यदि वे दोनों संख्या ऋणात्मक हो, जैसे ऋण 4 और ऋण 3, तब भी इन संख्याओं का जो अंकीय मान है वो आपस में जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ने के बाद इनका जो चिन्ह होगा वो धनात्मक प्राप्त नहीं होकर के ऋणात्मक प्राप्त होगा।
इसलिए ऋण 4 और ऋण 3 को मिलाकर बनेगा ऋण 7। तो ये है संख्याओं को जोड़ने का नियम। अब कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। शून्य एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर उसमें शून्य जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, 4 आएगा। तो 4 में अगर शून्य जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही आगे जाके देखेंगे कि शून्य को किसी संख्या में घटाने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए जो शून्य है उसको योज्य तत्समक कहते हैं। मतलब अगर हम लोग शून्य को किसी संख्या के साथ योज्य करते हैं तो वो जो संख्या है जिसके साथ हमने शून्य को जोड़ा है वही संख्या तत्समक, उसी के समान संख्या हमें प्राप्त होगा। इसीलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जोड़ना हमने देख लिया। दूसरा संक्रिया है घटाना। घटाने के लिए जरूरी होता है कि जिन दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं उनमें से एक संख्या धनात्मक हो और दूसरा संख्या ऋणात्मक हो, तभी वो संख्याएं आपस में घटेंगे। अगर दोनों संख्या धनात्मक होंगे या दोनों संख्या ऋणात्मक तो वो संख्याएं जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो घटाने के लिए जरूरी है कि एक संख्या धनात्मक होना चाहिए और दूसरा ऋणात्मक। चलो कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर 4 में 3 को घटाते हैं, मतलब यहां पे देख सकते हैं कि 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 4 धनात्मक संख्या है और 3 ऋणात्मक संख्या है। 3 के पहले ऋण चिन्ह लगा है। तो बड़ा संख्या धनात्मक रहे और छोटा संख्या ऋणात्मक रहे तो ऐसे में संख्याएं घटते तो है और उसका जो आंसर होता है वो धनात्मक मिलता है। मतलब 4 में 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। कब धनात्मक मिलेगा? जब बड़ा संख्या धनात्मक हो और छोटा संख्या ऋणात्मक हो। दूसरा कंडीशन, अगर हम लोग ऋण 4 ले और धन 3 ले तब क्या होगा? इस बार देखेंगे कि बड़ा संख्या धनात्मक है, छोटा संख्या बड़ा संख्या ऋणात्मक है, छोटा संख्या धनात्मक है। अब भी ये दोनों आपस में घटेंगे, लेकिन घट करके इस बार का जो आंसर होगा वो आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों आएगा? क्योंकि इस बार बड़े संख्या के पास ऋण चिन्ह है। याद रखेंगे घटाते समय आंसर में वही चिन्ह लगता है जो कि बड़े संख्या के पास चिन्ह होता है। जिन दो संख्याओं को घटा रहे हैं उनमें से बड़े संख्या के पास जो चिन्ह होता है आंसर में भी वही चिन्ह लगता है। क्लियर? यही वो छोटी छोटी बात है जिसको ध्यान में रखकर आप गणना करना सीखेंगे, और जब गणना करना सीखेंगे तभी गणित समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे मैं यहां पे बताया था कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर हम लोग शून्य को घटाएं तब भी उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात 4 में शून्य को घटा देने पर 4 ही मिलेगा। तो इसीलिए शून्य को हम लोग क्या कहेंगे? योज्य तत्समक। क्लियर है? चलो ठीक। अब हमने जोड़ना घटाना तो देख लिया, आगे बढ़ के देखते हैं गुणा और भाग कैसे करें। तो तीसरा संक्रिया है गुणा। गुणा करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को पहाड़ा याद होना चाहिए। कम से कम 15-20 तक के पहाड़े अगर याद है तो पर्याप्त है, और नहीं है तो पहले पहाड़ा याद करो, तब जाके गुणा करना सीख पाएंगे। अब गुणा में नियम को ध्यान देना है कि कौन कौन से नियम लगता है, कैसे कैसे गुणा करना होता है। तो चलो देखते हैं। पहला, यदि जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं वो दोनों संख्या धनात्मक हो, जैसे 4 और गुणित 3, तो इनका जो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो भी धनात्मक ही होगा। धनात्मक क्या मिलेगा? 12। ठीक है।
दूसरा कंडीशन, यदि जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं वे दोनों ऋणात्मक हो, एक ऋण 4 हो और दूसरा ऋण 3 हो। जरूरी नहीं है इन्हीं संख्याओं को ही बार बार लेना, कोई और भी संख्या आप चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि अगर एक संख्या ऋणात्मक हो, एक संख्या धनात्मक हो, सॉरी दोनों संख्या ऋणात्मक हो, तो इनका जो गुणनफल है वो भी धनात्मक ही मिलेगा। देखिए, दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो उनके गुणा से जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। दोनों धनात्मक है तब भी धनात्मक, ऋणात्मक है तब भी धनात्मक। लेकिन अगर क्या हो कि एक संख्या ऋणात्मक रहे और दूसरा संख्या धनात्मक रहे, तो ऐसे कंडीशन में इनका जो गुणनफल होगा वो ऋणात्मक मिलेगा और आ जाएगा ऋण 12। अब यहां ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा संख्या ऋणात्मक है इसलिए गुणा ऋणात्मक आया, चाहे तो छोटा संख्या भी ऋणात्मक रख सकते हैं। 4 अगर धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, तब भी इनका गुणनफल ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो गुणा में खास इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर दोनों संख्या धनात्मक है तो गुणनफल धनात्मक आएगा, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो गुणनफल धनात्मक आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक संख्या, चाहे छोटा संख्या हो या फिर बड़ा संख्या, कोई एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो ये हो गया गुणा की बात। अब इसी में एक और चीज देख लेते हैं। जैसे शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही अगर हम लोग एक को किसी संख्या में गुणा करें तब भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। एक को किसी संख्या में गुणा करने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। आगे चल के देखेंगे कि एक को किसी संख्या में भाग करने से भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए जैसे शून्य को हम लोग योज्य तत्समक कहते थे, वैसे ही एक को यहां गुणन तत्समक कहेंगे, क्योंकि एक का किसी संख्या में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वही संख्या प्राप्त होता है जिसमें हमने एक का गुणा किया है। तत्समक, उसी के समान संख्या मिलता है। इसलिए एक को क्या कहेंगे, याद रखेंगे, गुणन तत्समक, और शून्य को योज्य तत्समक। तो गुणा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं भाग का प्रोसेस। तो जैसे गुणा में चिन्हों का उपयोग होता है, वैसे ही भाग में भी चिन्हों का उपयोग होता है। दो संख्याओं को यदि हम भाग करते हैं, जैसे 12 में अगर हम 3 का भाग करते हैं, तो यहां पे देख सकते हो 12 धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। तो जब दोनों संख्या धनात्मक हो तो उनका जो भागफल होगा वो भी धनात्मक प्राप्त होगा। यह नियम है। अगर कोई भी दो संख्या जिनका भाग कर रहे हैं वो धनात्मक हो तो उनका भागफल भी धनात्मक ही प्राप्त होगा। दूसरा नियम भाग से संबंधित, कि यदि दोनों संख्या ऋणात्मक हो, जिन दो संख्याओं का हम भाग कर रहे हैं, यदि दोनों संख्या कैसे हो, ऋणात्मक हो, तो उनका जो भागफल होता है वो फिर से धनात्मक मिलता है। ऋण 12 में ऋण 3 का भाग देने पर क्या आएगा, धन 4 आएगा। जैसे दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करने पर धनात्मक संख्या मिला, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करने पर धनात्मक संख्या मिला, वैसे ही दो धनात्मक संख्याओं का भाग करने पर तो 4 मिलेगा या धनात्मक संख्या मिलेगा, लेकिन इन्हीं दो ऋणात्मक संख्याओं का अगर हम भाग करते हैं तब भी धनात्मक में आंसर मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा, क्या हो अगर कोई एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरा संख्या धनात्मक हो, तो ऐसे में भागफल जो होगा वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि बड़ा संख्या ऋणात्मक रहे, छोटा संख्या ऋणात्मक हो, बड़ा संख्या धनात्मक हो, तब भी भागफल ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। और लास्ट में देख लेते हैं कि किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दिया जाता है तो इसका जो मान होता है
सॉरी, शून्य का भाग करने पर 12 नहीं आएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं कि किसी भी संख्या में 1 का अगर भाग करते हैं तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में 12 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 12 ही आएगा, मतलब 1 बारम 12। तो यहां यह समझ आता है कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 1 को गुणन तत्समक कहते हैं। ठीक, एक और चीज देख लेते हैं। शून्य एक ऐसा संख्या है जिसका किसी भी संख्या में भाग करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 में अगर हम लोग शून्य का भाग देना चाहें तो हमें पढ़ना होगा शून्य का पहाड़ा 12 के लिए, लेकिन शून्य का पहाड़ा कितना भी बार पढ़ो 12 आएगा नहीं। चलो पढ़ते हैं। शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य चौके शून्य, शून्य ही आते जाएगा चाहे जितना भी बार पहाड़ा पढ़े, 12 कभी नहीं आएगा। इसलिए इनका जो पहाड़ा है वो पहाड़ा आगे बढ़ते ही जाएगा, हमें 12 नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो भाग है किसी भी संख्या में शून्य का भाग, ध्यान देना, कभी भी किसी भी संख्या में शून्य का भाग हो तो उसके बराबर होता है अनंत, क्योंकि इसका पहाड़ा हम अनंत बार पढ़ते जाएंगे तभी भी हमें 12 नहीं मिलेगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक लेते हैं, बाकी आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।